नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आपका प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा। आज का जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो है मार्केटिंग चैनल्स। आखिरकार ये क्या होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल या मार्केटिंग चैनल्स। बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका डायरेक्ट और एक होता है आपका इनडायरेक्ट। उससे पहले कुछ यहाँ पर स्पेसिफिक टर्म्स हैं, उनको समझना जरूरी है, जैसे कि होल सेलर कौन होते हैं, रिटेलर कौन होते हैं, कंज्यूमर कौन होता है, एजेंट कौन होता है, मैन्युफैक्चरर कौन होता है। इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। और ये ऑलरेडी मैं आपको इकोनॉमिक्स में जब मैंने आपको जीएसटी पढ़ाया था वहाँ पर मैं ऑलरेडी आपको इसके बारे में बता चुका हूँ। एक बार फिर से बता देता हूँ। मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर ये क्या होते हैं? हु प्रोवाइड्स गुड्स एंड सर्विसेज ऑब्लिक मेक अ प्रोडक्ट। मतलब कि कोई अगर मैन्युफैक्चरर है, कोई प्रोडक्ट बना रहा है, उसे हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरर। जो कि प्रोडक्ट बनाता है या कोई अपनी सर्विसेज देता है उसे बोलते हैं मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर। इसके बाद आपका आता है एजेंट। एजेंट क्या होता है? इसके पास लीगल राइट्स होते हैं, ऑन बिहाफ ऑफ मैन्युफैक्चरर ये काम करता है। एजेंट बोल सकते हैं या ब्रोकर बोल सकते हैं। इसके बाद आता है आपका होलसेलर। एजेंट क्या करता है? मैन्युफैक्चरर ने प्रोडक्ट बनाया, उसके बाद दिया एजेंट को। एजेंट ने क्या किया? एजेंट ने दे दिया किसको? होलसेलर को। और होलसेलर क्या करता है? होलसेलर दे देता है रिटेलर को। और रिटेलर क्या करता है? रिटेलर दे देता है कंज्यूमर को या कस्टमर को। मतलब कस्टमर जो परचेज करता है वो कहाँ से परचेज करता है? कस्टमर परचेज करता है रिटेलर से। अब देखिए, दो टाइप के चैनल होते हैं, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट चैनल मतलब क्या बात हुई? डायरेक्ट चैनल का मतलब ये हुआ कि जो भी प्रोड्यूसर है ये डायरेक्ट बेचेगा कस्टमर को, ये होता है आपका डायरेक्ट चैनल। और इनडायरेक्ट मतलब कि अगर बीच में इंटरमीडियरी आ रहे हैं, ये प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर से जाएगा एजेंट के पास, एजेंट से जाएगा होलसेलर के पास, होलसेलर से जाएगा रिटेलर के पास और लास्ट में जाएगा कस्टमर के पास। मतलब अलग अलग स्टेप्स में जो प्रोसेस होता है इसे हम बोलते हैं इनडायरेक्ट चैनल। तो आपको समझ में आ गया, दो टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होते हैं, एक होता है आपका डायरेक्ट चैनल, दूसरा होता है आपका इनडायरेक्ट चैनल। डायरेक्ट चैनल मतलब कि जो मैन्युफैक्चरर है वो डायरेक्ट कस्टमर को सेल करता है, बीच में कोई भी इंटरमीडियरी नहीं आता है, ना एजेंट आता है, ना होलसेलर आता है, ना रिटेलर आता है। तो वो हो जाता है हमारा डायरेक्ट चैनल। इसके बाद बात करते हैं आपका इनडायरेक्ट चैनल। इनडायरेक्ट चैनल मतलब कि वो एक एक स्टेप वाइज प्रोडक्ट्स सेल किए जाते हैं। मैन्युफैक्चरर पहले देगा आपको एजेंट को या ब्रोकर को, वो देगा होलसेलर को, होलसेलर देगा रिटेलर को, और फिर रिटेलर देगा आपका कस्टमर को। अब कस्टमर और कंज्यूमर में क्या फ़र्क है? कंज्यूमर मतलब कि जो आपका प्रोडक्ट कंज्यूम करता है, कस्टमर जो परचेज करता है। तो इसमें थोड़ा सा फ़र्क समझ लीजिए, कस्टमर जो परचेज करता है और कंज्यूमर जो कंज्यूम करता है। ठीक है, कंज्यूमर भी परचेज कर सकता है, कस्टमर भी परचेज कर सकता है, लेकिन कस्टमर कंज्यूम नहीं कर सकता। जैसे मान लीजिए सपोज आपने कोई गिफ्ट खरीदा किसी को देने के लिए, तो वो आप क्या हुए? आप हुए कस्टमर, क्योंकि आपने परचेज किया है। लेकिन कंज्यूमर कौन है? कंज्यूमर वो होगा जिसको आप वो गिफ्ट देंगे। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सिंपली रेफर्स टू द पाथ और रूट थ्रू विच प्रोडक्ट मूव्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू अल्टीमेट कस्टमर। मतलब कि क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल? एक ऐसा पाथ जहां पर प्रोडक्ट मूव करता है मैन्युफैक्चरर से लेके कस्टमर तक। इट इज़ थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल दैट बिजनेसेस आर एबल टू डिलीवर दियर प्रोडक्ट्स टू कस्टमर्स। टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स इन मार्केटिंग मैनेजमेंट। डायरेक्ट चैनल, इसका दूसरा नाम भी होता है जीरो लेवल चैनल, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट चैनल को ही हम बोलते हैं जीरो लेवल चैनल, और दूसरा होता है आपका हमारा इनडायरेक्ट चैनल। ठीक है, अब बात कर लेते हैं डायरेक्ट चैनल क्या होता है। Direct channel is also termed as zero level channel because there are zero intermediaries involved in this channel। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसे जीरो लेवल क्यों बोला जाता है? क्योंकि बीच में कोई भी इंटरमीडियरीज नहीं होते हैं। मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर डायरेक्ट कस्टमर को बेचता है। प्रोड्यूसर्स डायरेक्टली डिलीवर दियर प्रोडक्ट्स टू दियर कस्टमर्स विदाउट यूजिंग एनी मिडलमैन। विदाउट यूजिंग एनी मिडलमैन या इंटरमीडियरीज, या बीच में जो कोई भी होता है वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। प्रोड्यूसर डायरेक्ट बेचता है कस्टमर को। दिस चैनल इज बेसिकली यूज बाई बिजनेसेस टू सेल पेरिशेबल और एक्सपेंसिव गुड्स। The direct channel is one of the oldest forms of distribution channels used by businesses to sell their products. The advantage of this channel is that it cuts all profit margins of the intermediaries। मतलब कि क्या है? जैसे मान लीजिए मैं एक प्रोडक्ट बनाता हूँ, मान लीजिए एक पेन बनाता हूँ मैं, और आप मेरे कस्टमर हैं। मान लीजिए मैंने पेन बनाया 5 रुपये का, 5 रुपीज़ का मैंने पेन बनाया और आपको बेच दिया 10 रुपये में। तो ये जो 5 रुपये का प्रॉफिट है, ये 5 रुपये का पूरा पूरा प्रॉफिट किसे मिलेगा? ये मुझे मिलेगा 5 रुपये का पूरा पूरा प्रॉफिट। अगर हम यहाँ पर बीच में इंटरमीडियरीज इन्वॉल्व कर देंगे तो क्या होगा? अब जो ये प्रॉफिट होगा ये अलग अलग इंटरमीडियरीज में डिवाइड हो जाएगा। 5 रुपये का मैं पेन बनाता हूँ, मैं अपने होलसेलर को दूंगा 7 रुपीज़ का,
होल सेलर या एजेंट को दूंगा 7 रुपीज़ का, एजेंट क्या करेगा, एजेंट होल सेलर को दे देगा 8 रुपये का, होल सेलर रिटेलर को दे देगा 10 रुपये का और रिटेलर कस्टमर को देगा 12 रुपये का। तो यहाँ पर देखिए जो प्रॉफिट मार्जिन होता है ये सब में डिवाइड हो जाता है। मैंने आपको जो वैट पढ़ाया था, वैल्यू एडेड टैक्स, वहाँ पर मैंने आपको बताया था स्टेप बाय स्टेप कैसे वैल्यू एडेड टैक्स लगता था। तो ये वही चीज़ है, यहाँ पर जो आपका प्रॉफिट है वो अलग अलग इंटरमीडिएटरीज में बढ़ जाता है, डिवाइड हो जाता है। लेकिन जो डायरेक्ट चैनल की बात होती है, यहाँ पर क्या होता है, डायरेक्ट चैनल में कोई इंटरमीडिएटरी इन्वॉल्व नहीं होता, तो पूरा का पूरा जो प्रॉफिट मार्जिन है वो पूरा पूरा किसको मिलता है, मैन्युफैक्चरर को या प्रोड्यूसर को। बिजनेसेस आर एबल टू डिलीवर एट अ लोअर रेट टू दियर कस्टमर्स। सीधी सी बात है, अगर मैंने आपको बताया 5 का पेन बनाया 10 रुपये में बेचा, लेकिन यहाँ पर कितने का जा रहा है, यहाँ पर बिक रहा है 12 रुपये का। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, बिजनेसेस आर एबल टू डिलीवर एट अ लोअर रेट टू देयर कस्टमर्स। सीधी सी बात है, कम दाम में आप बेचेंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बनाएंगे। लेकिन जब अलग अलग इंटरमीडिएटरीज इन्वॉल्व हो जाते हैं तो वहाँ पर प्रॉफिट, हर एक इंटरमीडिएटरी का अलग अलग प्रॉफिट हो जाता है और उसकी वजह से जो हमारा प्रोडक्ट का प्राइस होता है वो बढ़ जाता है। इट ऑल्सो रिड्यूसेस द टाइम इन्वॉल्व इन डिलीवरिंग प्रोसेस एज प्रोडक्ट डायरेक्टली फ्लोज बिटवीन मैन्युफैक्चरर्स एंड कस्टमर्स। अगर आप कोई चीज़ परचेज़ करते हैं, जैसे सपोज़ मैं आपको पेन देता हूँ, आप डायरेक्ट मुझसे परचेज़ कर रहे हैं, टाइम बचता है हमारा, क्यों, क्योंकि डिलीवरी फास्ट होती है, तुरंत का तुरंत आपको मिलता है। और यही चीज़ अगर मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ, मैं किसी एजेंट को देता हूँ, एजेंट देगा होल सेलर को, होल सेलर किसको देगा, आपका रिटेलर को, रिटेलर से फिर आपको मिलेगा। तो क्या होता है, टाइम लगता है। और अगर डायरेक्ट आप देंगे तो टाइम कम लगेगा। तो ये होता है हमारा डायरेक्ट चैनल। अब देखिए इनडायरेक्ट चैनल की हम बात कर लेते हैं। अब किसकी बात कर रहे हैं हम, इनडायरेक्ट चैनल। डायरेक्ट चैनल आपको समझ में आ गया। इनडायरेक्ट चैनल क्या होता है, द इनडायरेक्ट चैनल इज दोज इन विच मैन्युफैक्चरर्स डू नॉट डायरेक्टली सेल टू द कस्टमर्स। डायरेक्ट ये कस्टमर को सेल नहीं करते हैं। बीच में कौन कौन होते हैं, देयर आर वेरियस मिडिल मैन एंड इंटरमीडियरीज इन्वॉल्व इन दिस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। इंटरमीडियरीज वर्क फॉर देयर कमीशन, कमीशन बोल सकते हैं या प्रॉफिट बोल सकते हैं। दे परचेज प्रोडक्ट्स इन बल्क फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स एंड सप्लाई प्रोडक्ट्स टू फाइनल कस्टमर्स एज पर देयर डिमांड। जैसे कि मैंने आपको बताया, क्या होते हैं, होल सेलर है, जाएगा मैन्युफैक्चरर के पास या एजेंट के पास, पूरा प्रोडक्ट परचेज करेगा और बल्क में परचेज करते हैं। और उसके बाद क्या होता है, बोलते हैं कि मैंने 10 रुपये का, या एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि सपोज 10 पेन खरीदे 10 रुपये के, और उसने बोला कि मैं हर पेन पे 2 रुपये प्रॉफिट लूँगा। तो वो हर पेन पे प्रॉफिट लेगा, वो बेचेगा कितने का, टोटल 20 रुपये का। लेकिन ये बल्क में परचेज करते हैं और डायरेक्ट जब कस्टमर को जो चाहिए होता है उसके अकॉर्डिंग कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। दिस टाइप ऑफ चैनल सेव्स मैन्युफैक्चरर्स फ्रॉम द रिस्क ऑफ डिलीवरिंग प्रोडक्ट्स। एक इसका ये प्लस पॉइंट है। क्या होता है, मैन्युफैक्चरर ने दे दिया किसको, मैन्युफैक्चरर ने दे दिया होलसेलर को, अब उसकी जिम्मेदारी है उसे बेचना है। मैन्युफैक्चरर को जो उसका प्राइस था उसे वो मिल गया, अब उसके आगे उसे नहीं सोचना है, क्योंकि अब जिम्मेदारी किसकी है, अब जिम्मेदारी है होलसेलर की। अब वो उसका आगे का अपने कमीशन के लिए काम करेगा, वो आगे रिटेलर को बेचता है नहीं बेचता है, ये उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन यहाँ पर एक जो डिलीवरिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, जो प्रोडक्ट्स डिलीवर किए जाते हैं, उसका एक रिस्क जो होता है वो थोड़ा सा यहाँ पर बचता है। क्यों रिस्क कम होता है, इसलिए होता है क्योंकि मैन्युफैक्चरर ने दे दिया होलसेलर को, अब उसकी जिम्मेदारी अब उसे बेचना है। दे सेल ऑल दियर प्रोडक्ट्स टू इंटरमीडियरीज एंड रिसीव पेमेंट इन कैश। मतलब क्या हुआ, जो इंटरमीडियरीज हैं, होलसेलर हैं, रिटेलर हैं, होलसेलर को दे दिया और पैसा अपना ले लिया, अब इसका बाद उनकी जिम्मेदारी नहीं है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट चैनल्स। कौन कौन से होते हैं, 1 लेवल, 2 लेवल और 3 लेवल। 3 अलग अलग टाइप के ये इनडायरेक्ट चैनल होते हैं। 1 लेवल होता है, 2 लेवल होता है और 3 लेवल होता है। अब बात करते हैं 1 लेवल चैनल। 1 लेवल चैनल देखिए बहुत सिंपल टर्म्स हैं, कुछ भी आपको परेशान नहीं होना है। 1 लेवल मतलब कि बीच में सिर्फ एक आपका इंटरमीडियरी इन्वॉल्व होगा। 2 लेवल 2 इंटरमीडियरी इन्वॉल्व होंगे। 3 लेवल 3 इंटरमीडियरी इन्वॉल्व होंगे। देखिए 1 लेवल चैनल, इट इज़ अ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल वेयर देयर इज़ 1 इंटरमीडियरी इन्वॉल्व इन बिटवीन मैन्युफैक्चरर्स एंड कस्टमर्स। आप नीचे ये फिगर देख सकते हैं यहाँ पर, ये क्या है, ये 1 लेवल चैनल है। मैन्युफैक्चरर और कस्टमर के बीच में सिर्फ एक इंटरमीडियरी इन्वॉल्व है, वो है रिटेलर। ठीक है, इसे बोलते हैं 1 लेवल चैनल। दिस इंटरमीडियरी इज टर्म्ड एज अ रिटेलर। रिटेलर इन्वॉल्व होता है। मैन्युफैक्चरर्स इंस्टेड ऑफ सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स डायरेक्टली टू कस्टमर्स सेल देम टू रिटेलर्स। मतलब मैन्युफैक्चरर जो प्रोडक्ट बनाता है वो किसको बेचता है, वो बेचता है रिटेलर को, और फिर रिटेलर किसको बेचता है, कस्टमर को। तो आपको यहाँ बात समझ में आ गई। These retailers then sell them to customers as per their requirements. Retailers set their profit margin over the price they pay to manufacturers. This channel is used for consumer goods like clothes, furniture, watches और mobile. अब देखिए यहाँ पर क्या है, मैन्युफैक्चरर सीधे सीधे उसने क्या किया, रिटेलर को दे दिया। रिटेलर को दे दिया, रिटेलर क्या करता है, अपने जो भी उसका प्रॉफिट मार्जिन होगा उसमें प्रॉफिट मार्जिन सेट कर लेगा। सपोज जैसे मैंने अभी आपको बताया था, एक पेन है, हर पेन पे उसने बोला हम 2 रुपये का प्रॉफिट लेंगे, तो 10 रुपये का इससे परचेज करता है। सपोज एक पेन परचेज करता है 10 रुपये का और प्रॉफिट यहाँ पर लेता है 2 रुपये का।
तो ये कितने का बेचेगा, ये बेचेगा 12 रुपये का। ठीक है। इसके पहले जो मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया था, ये 10 वाला एग्जाम्पल कि 10 पेन खरीदे, मतलब, और उसने बोला कि हम हर एक पेन पे 2-2 रुपये का प्रॉफिट लेंगे, तो मतलब कि क्या, 10 पेन खरीदे 10 रुपये के, प्रॉफिट उसने लिया 20 रुपये, तो टोटल वो बेचेगा कितने में, 30 रुपये में। ठीक है, आगे आ जाते हैं। अब बात करते हैं टू लेवल चैनल। टू लेवल चैनल क्या होता है, बहुत सिंपल सा टर्म है, मैंने आपको बताया। टू लेवल मतलब कि 2 इंटरमीडिएरी इन्वॉल्व हो गए। टू लेवल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इज वन इन विच देयर आर 2 इंटरमीडियरीज इन्वॉल्व इन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ऑफ बिजनेस। दीज इंटरमीडियरीज आर होलसेलर्स एंड रिटेलर्स। तो कौन कौन से इंटरमीडियरी इन्वॉल्व हो जाते हैं, एक होलसेलर आ जाता है और एक रिटेलर आ जाता है। इसे ही हम बोलते हैं टू लेवल चैनल, क्योंकि यहाँ पर 2 इंटरमीडियरीज इन्वॉल्व हो गए। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको। प्रोड्यूसर्स सेल गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज टू होलसेलर्स, होलसेलर्स सेल देम इन स्मॉल क्वांटिटीज टू द रिटेलर्स, रिटेलर्स फाइनली डिलीवर द गुड्स टू कस्टमर्स इन क्वांटिटीज डिमांडेड बाय देम। मैन्युफैक्चरर ने क्या किया, अपना बेच दिया होलसेलर को, बल्क में बेचते हैं। होलसेलर ने क्या किया, होलसेलर ने बोला, जैसे सपोज मान लीजिए होलसेलर ने 50 पेन परचेज किए, बल्क में परचेज करते हैं क्योंकि मार्जिन ज़्यादा होता है, प्रॉफिट ज़्यादा होता है। 50 परचेज किया और उन्होंने रिटेलर को दे दिए 10, बोले हम आपको 10 ही देंगे। और रिटेलर कस्टमर को कितना देगा, जैसी डिमांड होगी, कस्टमर ने कहा हमें 2 पेन चाहिए, कस्टमर ने कहा 3 चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग देता है। और जब ये क्वांटिटी खत्म हो जाती है तो वापस से जाता है होलसेलर के पास और वापस से परचेज कर लेता है। दे बोथ चार्ज देयर कमीशन फॉर सप्लाइंग द गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कस्टमर्स। होलसेलर भी यहाँ पर अपना प्रॉफिट निकालेगा, प्रॉफिट बोल सकते हैं, कमीशन बोल सकते हैं, एक ही चीज़ है। रिटेलर भी यहाँ पर अपना प्रॉफिट निकालेगा। जैसे जैसे आपका जो लेवल ऑफ चैनल बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे जो आपका प्रोडक्ट का प्राइस है वो भी बढ़ता जाएगा। क्यों, क्योंकि जितने ज़्यादा इंटरमीडियरीज इन्वॉल्व होंगे उतना ज़्यादा कमीशन ऐड होगा। अब ये 10 रुपये का पेन बनाता है, होलसेलर ने बोला हम 1 रुपये प्रॉफिट पे बेचेंगे, 11 का बेचेंगे। रिटेलर ने कहा हम 2 रुपये प्रॉफिट पे बेचेंगे, हम 13 का बेचेंगे। तो आप देख रहे हैं ना, पहले 1 रुपये इसने प्रॉफिट लिया होलसेलर ने, 2 रुपये रिटेलर ने लिया, बेचा कितने में, 13 रुपये में। अगर सिर्फ एक ही यहाँ पर इन्वॉल्व होता तो क्या होता, होलसेलर नहीं होता, डायरेक्ट रिटेलर होता। तो 10 रुपये का मैन्युफैक्चरर जो है रिटेलर को देता 12 रुपये में, और वो उसको सीधे सीधे डायरेक्ट जो है कस्टमर, या सपोज आप ये करिए 11 रुपये में देता, या 10 रुपये में मैन्युफैक्चरर से परचेज करता और 1 रुपये प्रॉफिट लेके सीधे डायरेक्ट कस्टमर को बेच देता। तो जितने ज़्यादा लेवल ऑफ चैनल होंगे उतना ही आपका प्रोडक्ट का प्राइस धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। ठीक है, आगे आ जाते हैं 3 लेवल चैनल। 3 लेवल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इज लॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 3 इंटरमीडियरीज इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन इन्वॉल्व होता है, एजेंट होता है, होलसेलर होता है और रिटेलर होता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे लेवल ऑफ चैनल बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे इंटरमीडियरीज जो इन्वॉल्व होते हैं बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे प्राइस जो है प्रोडक्ट का वो भी बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पर सपोज 10 रुपये का पेन बनाता है, एजेंट ने खरीदा 11 रुपये में, होलसेलर ने खरीदा 12 रुपये में, रिटेलर ने खरीदा 14 रुपये में, कस्टमर को कितने में देगा, 15 रुपये में। बात समझ गए ना आप। तो जैसे जैसे इंटरमीडियरीज जितने ज़्यादा इन्वॉल्व होते जाएंगे, प्रोडक्ट का प्राइस भी बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पर बोला गया है देयर आर 3 इंटरमीडियरीज इन्वॉल्व। एजेंट्स होते हैं, होलसेलर्स होते हैं और रिटेलर्स होते हैं। एजेंट्स आर द पर्सन हु रिप्रेजेंट्स द प्रोड्यूसर एंड द कंपनी, मतलब कि इनके बिहाफ पर काम करते हैं। एजेंट जो होते हैं, होलसेलर डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर के पास नहीं जाता है, वो क्या करता है, मैन्युफैक्चरर अपने एजेंट बना देते हैं, अपने ब्रोकर बना देते हैं और बोलते हैं आपको जो कुछ भी परचेज करना है आप हमारे एजेंट के थ्रू परचेज करिए। बहुत बड़ी बड़ी जो मोबाइल फ़ोन की कंपनीज होती हैं, अब ये जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं जो मोबाइल बनाते हैं, ये डायरेक्ट अपने मोबाइल नहीं बेचते हैं, अपना एक एजेंट सेट कर देंगे, अपना एक ब्रोकर बना देंगे, होलसेलर्स बोलेंगे आप इनके थ्रू परचेज करिए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि डायरेक्ट होलसेलर को भी दे सकते हैं, हो सकता है कि एजेंट रखें ही नहीं, बोलेंगे आपको जो भी परचेज करना है आप मुझसे डायरेक्ट परचेज करिए। लेकिन बहुत सी जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं वो डायरेक्ट नहीं देती हैं होलसेलर को, वो एजेंट के थ्रू देती हैं। तो यहाँ पर क्या है, इन प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चरर्स द एजेंट्स डील विद इंटरमीडियरीज। बात समझ गए आप, मतलब कि मैन्युफैक्चरर यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं होता। मैन्युफैक्चरर अपना एजेंट अपॉइंट कर देता है, बोलता है ये मेरे बिहाफ पे काम करेगा और आपको जो भी कॉन्टैक्ट करना है एजेंट के थ्रू कॉन्टैक्ट करिए। होलसेलर को जो भी परचेज करना होगा वो सिर्फ और सिर्फ एजेंट के थ्रू परचेज करेगा। These agents do not have ownership of goods, but they work on remuneration basis for companies। मतलब कि जो प्रोडक्ट होते हैं गुड्स वो इनके नहीं होते, प्रोडक्ट तो उसी के होते हैं जो मैन्युफैक्चरर बनाता है, इनको उसके बदले में कुछ कमीशन मिलता है, बस उनके बिहाफ पर काम करते हैं। इन दिस चैनल एजेंट्स सेल गुड्स टू होलसेलर्स ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, होलसेलर्स देन सेल these goods to retailers and retailers sell these to final customers. This channel is used when demand for the product is very high and customers are scattered largely all over the country। मतलब कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट की डिमांड होती है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट चाहिए होता है और कस्टमर्स
अलग 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 कंट्री में, एक कंट्री में अलग अलग पार्ट में बटे होते हैं। मतलब कि कोई किसी स्टेट में, कोई किसी स्टेट में, कोई किसी दूसरी सिटी में, कोई किसी दूसरी सिटी में, तो वहाँ पर मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट डील कर ही नहीं सकते हैं कस्टमर से। तो वो क्या करते हैं, एजेंट अपॉइंट कर देते हैं। एजेंट क्या करता है, होलसेलर को बेच देता है। होलसेलर क्या करता है, जितने भी पूरी कंट्री में जहाँ जहाँ भी रिटेलर होते हैं वहाँ सब जा जाके अपने प्रोडक्ट बेच देते हैं, और कस्टमर को अपने अकॉर्डिंग जहाँ पर भी जिस सिटी में कस्टमर बैठा है वहाँ से जाके रिटेलर से डायरेक्ट परचेज कर लेता है। तो ये थी बात हमारी मार्केटिंग चैनल्स की, या जिसे बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। तो मार्केटिंग में अगर आपसे पूछा जाए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या होते हैं, एक बार हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं। 2 टाइप के होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। कौन कौन से, डायरेक्ट, या जिसे बोलते हैं जीरो लेवल। जीरो लेवल से ही समझ में आ गया, इसमें जीरो इंटरमीडियरीज इन्वॉल्व होते हैं, कोई इंटरमीडियरी नहीं होता है। इनडायरेक्ट, जिसमें इंटरमीडियरीज इन्वॉल्व होते हैं। अब इनडायरेक्ट आपके 3 तरह के होते हैं। 1 लेवल जिसमें 1 इंटरमीडियरी इन्वॉल्व होता है, 2 लेवल जिसमें 2 आपके इंटरमीडियरी इन्वॉल्व होते हैं, और 3 लेवल जिसमें 3 इंटरमीडियरी इन्वॉल्व होते हैं। इंटरमीडियरीज कौन कौन होते हैं, 1 वाले में किसकी बात करेंगे, सिर्फ रिटेलर ऐड होता है। 1 लेवल जो चैनल होता है उसमें सिर्फ जो इंटरमीडियरी होता है एक होता है, वो कौन होता है, वो होता है रिटेलर। 2 लेवल चैनल की अगर बात करें, क्योंकि हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए जो आपका 2 लेवल चैनल होता है इसमें कौन कौन से इंटरमीडियरीज इन्वॉल्व होते हैं, और आपको 4 ऑप्शन दे देगा, एजेंट, होलसेलर, रिटेलर, कस्टमर, मैन्युफैक्चरर। या एजेंट, होलसेलर या मैन्युफैक्चरर, या आपको ऐसा दे देगा कि पूछेगा कि बताइए 3 लेवल जो चैनल होता है, या 2 लेवल चैनल, 2 लेवल चैनल में कौन कौन से आपके इंटरमीडियरीज इन्वॉल्व होते हैं। आपको ऑप्शन दे देगा मैन्युफैक्चरर, आपको ऑप्शन दे देगा एजेंट, आपको ऑप्शन दे देगा कस्टमर, और आपको ऑप्शन दे देगा होलसेलर। तो क्या है करेक्ट आंसर, होलसेलर। इसलिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि 2 लेवल जो चैनल होता है उसमें कौन कौन से इंटरमीडियरी इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन होता है, होलसेलर और रिटेलर। 3 लेवल चैनल की बात करें तो इसमें 3 इंटरमीडियरी इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन होते हैं, एजेंट होता है, होलसेलर होता है, और होता है रिटेलर। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। अभी तक जो कुछ भी मार्केटिंग का पढ़ाया गया है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा अच्छे से। अभी जैसे जैसे और थ्योरी बढ़ती जाएगी, इसके बाद हम इसके आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाते जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आपका प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। कोई भी कंपनी अगर अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो आखिर उसका कितना लाइफ साइकिल, मतलब कि उसका जो टर्म होता है, कितने साल तक के लिए वो प्रोडक्ट मार्केट में रहने वाला है, जिसे बोलते हैं लाइफ साइकिल, वो कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, या क्या होता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, कितने स्टेज में होता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, क्यों, मतलब कि क्या इंपॉर्टेंस होता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं आखिरकार प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैंने आपको बताया, किसी भी प्रोडक्ट का एक तरह से आप ये समझिए कि उसका लाइफ जो होता है, किसी भी प्रोडक्ट का लाइफ। अब ये अलग अलग स्टेज में होता है। कौन कौन से स्टेज होते हैं, देखिए यहाँ पर टोटल 5 स्टेज होते हैं। सबसे पहला होता है इंट्रोडक्शन। अभी इन सब के बारे में आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, और एक एग्जाम्पल लेंगे नोकिया मोबाइल फ़ोन्स का, उसको हम आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे, तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी बहुत एग्जैक्टली कि आखिरकार प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता क्या है। 5 स्टेज होते हैं। इंट्रोडक्शन, जब भी कोई कंपनी अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है मार्केट में, उसे बोलते हैं इंट्रोडक्शन स्टेज। इसके बाद होता है ग्रोथ। व्हेन द मार्केट स्टार्ट्स बाइंग प्रोडक्ट, ह्यूज इंप्रूवमेंट इन सेल्स। अब ये क्या है, दूसरा स्टेज होता है। अब ये आपको नाम याद रखने, इंट्रोडक्शन स्टेज, ग्रोथ स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज, सैचुरेशन स्टेज और डिक्लाइन। तो ये प्रोडक्ट का लाइफ है एकदम। तो लाइफ साइकिल है, कहाँ से शुरू होता है, इंट्रोडक्शन से शुरू होता है और डिक्लाइन पर खत्म होता है। इंट्रोडक्शन मतलब कि किसी कंपनी ने अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया। ग्रोथ, जब वो प्रोडक्ट बिकने लगता है, उसकी शुरुआत हो जाती है, तो मतलब एक तरह से जो उसकी सेल, जो प्रोडक्ट की सेल है, जो बिकने लगता है प्रोडक्ट का, एक तरह से हमारा रेवेन्यू जनरेट होना शुरू हो जाता है। वो कहाँ पर शुरू होता है, ग्रोथ स्टेज में। उसके बाद आता है मैच्योरिटी, जब प्रोडक्ट आपका वेल एस्टेब्लिश हो जाता है मार्केट में, मतलब कि अच्छा खासा उसका सेल होने लगता है, कुछ भी आपको उसमें ना लॉस का ऐसा कोई झंझट होता है, कोई लॉस नहीं होता है, और प्रोडक्ट आपका मार्केट में पूरी तरह से वेल एस्टेब्लिश हो जाता है। मतलब कि कस्टमर के पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं होता है, उसको पता होता है कि हमको ये परचेज करना ही करना है, तो ये पूरी तरह से वेल एस्टेब्लिश हो जाता है। सैचुरेशन, जब लगता है कि हाँ अब डिमांड हमारी धीरे धीरे कम होगी, तो एक लेवल आ जाता है सैचुरेशन का कि बस यहाँ तक हो गया, अब हमारा प्रोडक्ट आगे नहीं जाएगा। और उसके बाद फिर लास्ट स्टेज आता है डिक्लाइन, जहाँ पर आपका डिमांड जो है प्रोडक्ट का वो गिरना शुरू हो जाता है, और जो आपका सेल है वो कम होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, रेवेन्यू जो है आपका जनरेट जो होता है वो कम होना शुरू हो जाता है। तो ये बेसिकली 5 स्टेज हैं। अभी कहीं कहीं आप पढ़ेंगे तो हो सकता है आपको सिर्फ 4 ही स्टेज मिले, इंट्रोडक्शन मिले, ग्रोथ मिले, मैच्योरिटी मिले और डिक्लाइन मिले। और कहीं कहीं हो सकता है आपने पढ़ा होगा कि 8 स्टेज। 8 स्टेज कब होते हैं, जब कंपनी अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है, तो जो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो पूरा प्रोसेस होता है उसके 8 स्टेज होते हैं। अभी वो भी हम आगे आपको बताएंगे, लेकिन बेसिकली
4 स्टेज होते हैं, आपने कहीं पर भी पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो आपने देखा होगा, जहाँ भी इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। एक और इम्पॉर्टेंट है वो है सैचुरेशन, इसको भी ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है सैचुरेशन। मतलब कि एक सैचुरेशन आ जाता है कि बस अब हमें समझ में आ गया, अब हमारा प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, इससे आगे हमारा अब सेल नहीं हो सकता। उसके बाद आता है डिक्लाइन, तब फिर प्रोडक्ट का डिमांड गिरना शुरू हो जाता है। 5 स्टेज होते हैं, और जो नया प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है उसमें 8 स्टेज होते हैं। बस आपको नाम याद रखने हैं, मैंने आपको डिटेल में बता दिया है, अभी आगे पूरा एक्सप्लेन करेंगे। कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा है। सबसे पहले देख लेते हैं इंट्रोडक्शन। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का आखिरकार इंपॉर्टेंस क्या है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज एन इम्पॉर्टेंट टूल फॉर मार्केट फोरकास्टिंग, प्लानिंग एंड कंट्रोल। बेसिकली क्यों ये किया जाता है प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल, मतलब हम लोग कैसे, क्यों ये डिसाइड करते हैं क्या है कि प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल क्या होगा। हमें पता चलता है मार्केट के बारे में, हमारी प्लानिंग कैसे होती है, हम लोग कैसे अपने सारी जो भी चीज़ें, जो हमारा डेटा होता है उनके बारे में फोरकास्ट, मतलब कि उसकी भविष्यवाणी कैसे करते हैं। हम प्रॉफिट या प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट कर सकते हैं इसकी मदद से। ये सारी चीज़ें हम लोग डिसाइड करते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल से। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज इंपॉर्टेंट इन वेरियस वेज। द सिचुएशन ऑफ द प्रोडक्ट कैन बी एनालाइज प्रॉपरली एंड चेंजेस कैन बी मेड इन ऑर्डर टू इंक्रीज प्रॉफिट। तो अगर मान लीजिए प्रोडक्ट लाइफ साइकिल से हम लोग निकालते हैं कि हमें पता चलता है कि आखिर हमारा प्रॉफिट कितना होने वाला है, और अगर किसी कंपनी को लगता है कि हमारा प्रॉफिट कम होगा तो वो उसमें प्रोडक्ट में अपने चेंजेस करते रहते हैं। तो बेसिकली इंपॉर्टेंस क्या है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का, यही इंपॉर्टेंट है कि हमें मार्केट के बारे में पता चलता है, हमारा प्रोडक्ट कितना ग्रो करेगा, हमें कितना प्रॉफिट होगा, ये सब सारी चीज़ें हमें किसके थ्रू पता चलती हैं, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के थ्रू। अब यहाँ पर देख लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल हेल्प्स इन प्लानिंग बाय प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द मार्केट। ठीक है, मार्केट के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन मिलता है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल प्रोवाइड्स द डेटा फॉर डिसीजन मेकिंग। डेटा हम कलेक्ट करते हैं, उसके बाद हमें क्या डिसीजन लेना है हम ये भी डिसाइड कर सकते हैं। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल हेल्प्स इन फोरकास्टिंग, मतलब कि फ्यूचर के बारे में बता सकता है हमें प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। हाउ अ प्रोडक्ट विल परफॉर्म इन द मार्केट, हमारा जो प्रोडक्ट है मार्केट में कैसे परफॉर्म करेगा। और उसके बाद है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल असिस्ट फॉर कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड डिसाइडिंग द प्रॉफिट मार्जिन। हम ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारा प्रॉफिट कितना होगा, और उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट कम ज़्यादा होगा, जो भी है उसके अकॉर्डिंग हम अपने प्रोडक्ट में चेंजेस कर सकते हैं। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट। अगर हमें कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है या नया प्रोडक्ट हमें डेवलप करना है तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के थ्रू ही हम पता कर सकते हैं। अगर हमारा प्रोडक्ट ग्रो नहीं कर रहा है, मतलब मार्केट में ग्रोथ नहीं है, डिमांड नहीं हो रही है, तो फिर हम सोचेंगे अब हमें नया प्रोडक्ट लाना चाहिए। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल टेल्स द डिक्लाइन ऑफ अ प्रोडक्ट सो वी कैन लॉन्च द न्यू प्रोडक्ट एट अ परफेक्ट टाइम। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल हमें बता देता है कि हमारा ये प्रोडक्ट अब डिक्लाइन हो चुका है, अब ये मार्केट में ग्रो नहीं करेगा, अब सेल नहीं होने वाली है, तो हम अपना एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं पर्टिकुलर टाइम पर या एक परफेक्ट टाइम पर। ठीक है, ये है हमारा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का इंपॉर्टेंस। आगे बात करते हैं इंट्रोडक्शन स्टेज, जो अभी हम बात कर रहे थे। प्रोडक्ट इज इंट्रोड्यूस्ड इन द मार्केट इन दिस स्टेज, इट इज़ द इनिशियल स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट। आपको नाम याद रखना है, इंट्रोडक्शन स्टेज। इसमें क्या होता है, प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाता है, मार्केट में रखा जाता है। सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट आर लो इन दिस स्टेज बिकॉज देयर मे नॉट बी अ नीड ऑफ द प्रोडक्ट इन द मार्केट। पहली बार लॉन्च किया गया है तो हो सकता है सेल बहुत कम हो। सपोज मान लीजिए कोई ऑटोमोबाइल कंपनी है, आपने देखा होगा बहुत सारे ऑटो शोज़ होते हैं, तो वहाँ पर क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। तो जो स्टेज होता है वो होता है इंट्रोडक्शन स्टेज। जैसे आपने सुना होगा जेनेवा ऑटो शो, आपने नाम सुना होगा इसका। तो यहाँ पर जितने भी ऑटोमोबाइल मेकर्स हैं या मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, BMW हो गया, मर्सिडीज़ हो गया, इसके अलावा हमारे इंडिया में जो भी है मारुति सुजुकी है, टाटा मोटर्स, हुंडई और बहुत सारे हैं, ये सब लोग आपने देखा होगा नए नए प्रोडक्ट अपने लॉन्च करते हैं। वहाँ पर वो इंट्रोडक्शन स्टेज है, वहाँ पर लॉन्च करते हैं उस टाइम पर, क्योंकि मार्केट में अभी नीड नहीं होती है, और वो बोलते हैं कि अभी हम 6-7 महीने बाद लॉन्च करेंगे। एक तरह से बस आपको दिखा देते हैं कि नया प्रोडक्ट ये आने वाला है, तो वो इंट्रोडक्शन स्टेज होता है। द प्रोडक्ट में अंडरगो ब्रांड ट्रबल इन दिस स्टेज, देयर इज़ वेरी लिटिल और नो प्रॉफिट। जब सेल ही नहीं होगा तो प्रॉफिट भी नहीं होगा। द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इज क्रिएटेड एंड डेवलप्ड इन दिस स्टेज, मतलब यहाँ के बाद से फिर डिमांड शुरू होती है। आफ्टर दिस इनिशियल स्टेज द नेक्स्ट स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट इज ग्रोथ स्टेज। पहला आया इंट्रोडक्शन स्टेज, जहाँ पर हम अपना प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, और वहाँ पर हमारा जो सेल होता है, यहाँ पर हमारा प्रॉफिट नहीं होता है बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है, क्योंकि डिमांड ही नहीं होती मार्केट में। तो इसकी वजह से हमारी जो सेल होती है बहुत कम होती है। याद रखिएगा, इंट्रोडक्शन स्टेज में सेल बहुत कम होती है। ग्रोथ स्टेज, इन दिस स्टेज द डिमांड्स एंड मार्केट शेयर इंक्रीजेज एज वेल एज कंपटीशन एमर्जेस इन द मार्केट। यहाँ से आपका डिमांड बढ़ना शुरू हो जाता है। कौन से स्टेज से? ग्रोथ स्टेज से। याद रखिएगा, ग्रोथ स्टेज से आपका डिमांड बढ़ना शुरू हो जाता है। जनरली द प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट इन दिस स्टेज, मार्केटिंग एंड प्रमोशनल एक्सपेंसेस इंक्रीज।
अब जो कंपनी अपना प्रोडक्ट लॉन्च करती है, अब उसको एडवर्टीजमेंट करना है, उसकी मार्केटिंग करनी है प्रोडक्ट की, तो ये सब खर्चे उनके बढ़ते हैं और यहीं से आपका सेल में अचानक से मतलब कि एकदम से वृद्धि होती है, इंक्रीमेंट होता है सेल्स में, मतलब सेल्स अचानक से बढ़ती है। क्योंकि इंट्रोडक्शन स्टेज में तो कंपनी ने बताया कि हम ये प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन जो सेल शुरू होती है वो शुरू होती है ग्रोथ स्टेज में। द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट डिक्रीजेस, so there is increase in profit margin, it penetrates other market segment। in the growth stage there is a boom in the demand of the product and the profit increase substantially। तो यही चीज़ है, मैंने आपको बता दिया है, प्रॉफिट यहाँ से आपका आना शुरू हो जाता है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट धीरे धीरे कम होती जाती है। क्यों कम हो जाती है? क्योंकि जब डिमांड आने लगती है तो कंपनीज प्रोडक्ट ज़्यादा बनाने लगती है। तो एक प्रोडक्ट बनाने में जितनी कॉस्ट आएगी, हो सकता है उसमें मान लीजिए सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, प्रोडक्ट बनाने में 10 रुपये लगते हैं, तो जब वो 100 प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसको ज़रूरी नहीं कि 1000 रुपये लगे, हो सकता है 900 रुपये में ही वो प्रोडक्ट पूरे बन जाए। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट धीरे धीरे कम होती जाती है क्योंकि डिमांड बढ़ती जाती है। जितने ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएंगे उतनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होती जाएगी, डिमांड बढ़ती जाएगी और धीरे धीरे इनका प्रॉफिट भी बढ़ता जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं मैच्योरिटी स्टेज। Price of the product is comparatively low but the advertisement and promotion cost increases in this stage। ये भी वही है, यहाँ पर भी आप एडवर्टीजमेंट करते हैं, प्रमोशन करते हैं, यहाँ पर बहुत सारे खर्चे होते हैं। दिस स्टेज रिमेन्स फॉर अ कंपेरेटिवली लॉन्गर ड्यूरेशन, इन दिस स्टेज देयर इज हाई कंपटीशन, प्रॉफिट इज डिक्रीज। मैच्योरिटी आ गई, मैच्योरिटी स्टेज मतलब देखिए सीधा सा समझिए आप, ग्रोथ का मतलब क्या है? बढ़ना। मैच्योरिटी मतलब कि मैच्योरिटी आ गई, अब समझ में आएगा कि धीरे 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 एक लेवल तक, बस जितना हमने सोचा है वहाँ तक ही प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट धीरे 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 कम होना शुरू हो जाता है। सेल्स ग्रोथ कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग 3 कैटेगरीज इन मैच्योरिटी स्टेज। जो सेल्स का जो ग्रोथ होता है वो किस किस स्टेज में होता है? ग्रोथ, स्टेबिलिटी और डिके। ग्रोथ मतलब कि बढ़ेगा, स्टेबिलिटी मतलब कांस्टेंट, डिके मतलब कि कम होगा। In growth there is an increase in the demand of the product, in stability the demand of the product remains constant, जो कि मैंने आपको बताया। in decay there is a slight decrease in the demand। तो कौन कौन सी 3 स्टेज होती हैं? जो सेल्स का जो ग्रोथ होता है हमारा, वो कौन कौन सी कैटेगरी में होता है? मैच्योरिटी स्टेज में हम बात कर रहे हैं, ग्रोथ जिसमें कि आपका डिमांड बढ़ेगा, स्टेबिलिटी डिमांड कांस्टेंट रहेगा, डिके जहाँ पर आपका डिमांड जो है वो कम हो जाएगा। यह है मैच्योरिटी स्टेज। इसके बाद आता है आपका सैचुरेशन स्टेज। दिस स्टेज रिमेन्स फॉर अ कंपेरेटिवली लॉन्गर ड्यूरेशन, इन दिस स्टेज देयर इज हाई कंपटीशन, द प्रोडक्ट हैज़ रीच द मैक्सिमम लेवल ऑफ डिमांड, मैक्सिमम लेवल तक पहुंच गया है और इसके बाद आगे ग्रो नहीं कर सकता है। अब देखिए हो सकता है कि जैसे चाहे आप सैचुरेशन स्टेज बोलिए चाहे मैच्योरिटी स्टेज बोलिए, जो मैंने बोला कहीं कहीं पे आपको हो सकता है सिर्फ मैच्योरिटी स्टेज ही पढ़ने को मिले और कहीं कहीं हो सकता है मैच्योरिटी और सैचुरेशन को एक साथ दिया गया होगा, पर कहीं कहीं मैच्योरिटी स्टेज भी अलग दिया गया है और कहीं कहीं सैचुरेशन स्टेज भी अलग दिया गया है। तो मैच्योरिटी स्टेज और सैचुरेशन स्टेज इसीलिए मैंने आपको दोनों यहाँ पर समझाए हैं, ठीक है। सैचुरेशन मतलब कि सैचुरेशन आ गया, बस अब यहाँ तक एक तरह से स्टॉप लग गया कि अब इसके आगे हमारा प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। और इसके बाद लास्ट में आ जाता है हमारा डिक्लाइन स्टेज। देयर इज अ डिक्रीज इन सेल्स इन दिस स्टेज, डिमांड ऑफ प्रोडक्ट ऑल्सो डिक्रीजेज, देयर इज डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, मार्जिन्स आर लोअर्ड, देयर इज इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट इन मार्केट, न्यू स्ट्रेटजीज आर इम्प्लीमेंटेड। अब जब जिस प्रोडक्ट का हमारा डिमांड कम होने लगा, प्रॉफिट ही नहीं आ रहा, रेवेन्यू ही नहीं जनरेट हो रहा है, तो इसका मतलब कंपनी अब क्या करती है, बोलती है अब हम अपना नया प्रोडक्ट लाएंगे। तो मतलब यहाँ से शुरुआत होती है नए प्रोडक्ट की। दिस इज द फाइनल स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट, देयर इज अ डिक्रीज इन डिमांड एंड सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट। तो डिमांड भी कम होती है, सेल भी कम होती है और ये फाइनल स्टेज होती है किसी भी प्रोडक्ट की। इसके बाद कंपनी डिसाइड करती है नया प्रोडक्ट अब हम लाएंगे, क्योंकि पुराने प्रोडक्ट को जो है अब ना तो डिमांड आ रही है, ना सेल हो रही है, ना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, ना प्रॉफिट मिल रहा है, तो कंपनी बोलती है अब हम लाएंगे नया प्रोडक्ट। तो इफ अ कंपनी नीड्स टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट, देयर इज अ डिफरेंट डेवलपमेंट प्रोसेस टू बी कंसीडर्ड। इसके लिए अलग डेवलपमेंट प्रोसेस होता है। डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट फॉलोज अ लॉन्ग प्रोसेस फ्रॉम द जनरेशन ऑफ एन आइडिया टू द कमर्शियलाइजेशन ऑफ द प्रोडक्ट इन द मार्केट। मतलब बेसिकली वही है इंट्रोडक्शन स्टेज से लेके पूरा आपका डिक्लाइन स्टेज तक। लेकिन क्योंकि नया प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं, अब पता चला कि वहाँ पर हमें इतना लॉस हुआ है, तो इसको एक नए तरीके से डेवलप किया जाता है। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिसको ध्यान में रखते हुए नया प्रोडक्ट का डेवलप किया जाता है? डिमांड क्या है मार्केट में, एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रोडक्ट जो हमारा हो रहा है, जो बनाएंगे, जो लॉन्च करेंगे, मार्केट में कितनी उसकी एक्सेप्टेंस, कितने लोग एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्टेंस ऑफ कंपनी स्ट्रेटजी इन मार्केट, कंपनी की जो स्ट्रेटजी उसको लोग कितना एक्सेप्ट करेंगे, इकोनॉमिक वायबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, कितनी है इकोनॉमिक वायबिलिटी किसी भी प्रोडक्ट की, चेंजिंग द प्रोडक्ट एज पर कंज्यूमर प्रेफरेंस। ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के ही नया प्रोडक्ट डेवलप किया जाता है। ये सारे फैक्टर्स हैं। अडेप्टिंग एज पर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, कंसिडरेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी। द डेवलपमेंट प्रोसेस हैज़ टू कंसिडर दीज different perspectives for the product development and has to adapt as per the market demand।
ये है पूरा हमारा न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। क्या क्या फैक्टर्स को ध्यान में रख के हम नया प्रोडक्ट डेवलप करते हैं। क्यों किया जाता है? क्योंकि पुराना प्रोडक्ट हमारा धीरे धीरे मार्केट से गायब होना शुरू हो जाता है। गायब क्यों हो जाता है? जब डिमांड ही नहीं है तो मार्केट में क्यों आएगा? कंपनी क्यों उसको बेचेगी जब उसकी डिमांड ही नहीं हो रही? उसके बाद कंपनी बोलती है अब हम नया प्रोडक्ट डेवलप करेंगे। अब इसके कौन कौन से स्टेज होते हैं? इसके देखिए टोटल 8 स्टेज होते हैं। सबसे पहला जनरेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट आइडियाज़, जनरेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट आइडियाज़। नंबर 2 स्क्रीनिंग एंड इवेल्युएशन ऑफ आइडियाज़। नंबर 3 डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग ऑफ कॉन्सेप्ट। नंबर 4 डेवलपमेंट ऑफ एडवर्टीजमेंट एंड प्रमोशन स्ट्रेटजीज। नंबर 5 एनालिसिस ऑफ बिजनेस। नंबर 6 डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट। और स्टेज 7 है टेस्टिंग प्रोडक्ट इन मार्केट। और स्टेज 8 कमर्शियलाइजेशन ऑफ द प्रोडक्ट। तो नया जो प्रोडक्ट होता है उसका डेवलपमेंट के लिए ये आपका स्टेजेस हैं अलग अलग। जनरेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट आइडियाज़, कोई भी नया प्रोडक्ट है उसके लिए हमें जब लॉन्च करना है उसके लिए जो जो आइडियाज़, मतलब कि किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले हमें कुछ सोचना पड़ता है ना कि कैसे क्या प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। जो भी आइडियाज़ है वो सब जनरेट करने पड़ते हैं कि हाँ ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए। तो ये स्टेज 1 है। उसके बाद हम उसका स्क्रीनिंग करते हैं। जो भी आइडियाज़ हैं कि मान लीजिए सपोज 4 लोगों ने ये बताया कि भैया तुम्हारा ये आइडिया है, तुमने ये आइडिया दिया, तुमने ये दिया, तुमने ये दिया। उसके बाद उसकी हम स्क्रीनिंग करते हैं और उसका इवैल्यूएशन करते हैं। उसके बाद हम उसका टेस्टिंग करते हैं। जो उन्होंने आइडिया दिया है, जो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है, हम टेस्टिंग करते हैं, देखते हैं, चेक करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं कि हाँ ये है या नहीं है। और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर हम अपनी एडवर्टीजमेंट और प्रमोशन स्ट्रेटजीज़ पर जाते हैं। फिर हम अपने बिजनेस को एनालिसिस करते हैं और फिर हम अपना प्रोडक्ट डेवलप करते हैं और उसके बाद उसको मार्केट में ले आते हैं, उस प्रोडक्ट को टेस्ट करते हैं और उसके बाद फाइनली उसको लॉन्च कर देते हैं। उसको बोल देते हैं कमर्शियलाइजेशन ऑफ द प्रोडक्ट। अब बात करते हैं एक एग्जाम्पल की, नोकिया सेलफोन्स। 4 अलग अलग जो मैंने आपको स्टेज बताई हैं। मैंने आपको बोला है ना कहीं कहीं आपको मैच्योरिटी स्टेज की जगह सैचुरेशन स्टेज लिखा होगा, या कहीं हो सकता है सिर्फ सैचुरेशन स्टेज मिले, या हो सकता है कहीं आपको अलग अलग मिले। तो उसमें आपको कन्फ्यूज़न नहीं, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। मैच्योरिटी या सैचुरेशन एक तरह से देखा जाए तो टर्म्स दोनों एक ही हैं, लेकिन अगर ध्यान से समझा जाए तो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है वो मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया था, मैच्योरिटी स्टेज क्या होता है और सैचुरेशन स्टेज क्या होता है। मैच्योरिटी मतलब कि आपका प्रोडक्ट वेल इस्टेब्लिश हो गया है, और जो सैचुरेशन होता है मतलब क्या है, प्रोडक्ट आपका एक लेवल तक पहुंच गया है, अब पता चल गया हमें अब इसके आगे ग्रो नहीं करेगा, वो होता है सैचुरेशन। तो आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा कि सर कहीं पर मैच्योरिटी दिया है, कहीं सैचुरेशन दिया है, कहीं पर दोनों एक दिए हैं। तो जैसा ठीक लगे आपको आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ लीजिए। बस मैंने आपको एक एक्स्ट्रा स्टेज था तो मैंने आपको वो भी बता दिया है, तो बिल्कुल भी आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आपको लगता है सैचुरेशन स्टेज नहीं पढ़ना चाहिए तो आप उसको मत पढ़िए, लेकिन हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। चलिए बात कर लेते हैं एग्जाम्पल की नोकिया सेलफोन्स। सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन स्टेज। 1992 में नोकिया का मोबाइल फ़ोन आया। तब तक लोगों के पास सिर्फ लैंडलाइन फ़ोन होते थे। आप सबको पता होगा 1992 में मोबाइल फ़ोन आया है जो नोकिया का, उसके पहले सबके पास लैंडलाइन फ़ोन होते थे। नोकिया ने सबसे पहला अपना मॉडल लॉन्च किया 1011 इन 1992। कौन सा मॉडल लॉन्च किया था? नोकिया 1011। ठीक है, उसके पहले तक किसी को मोबाइल फ़ोन की खबर नहीं थी, सब लोग लैंडलाइन फ़ोन यूज़ करते थे। उसके बाद देखिए आया ग्रोथ स्टेज। आफ्टर 2003, अगर आप यूज़ किया हो 2003 या 2004, आपको मालूम होगा उस टाइम पर मार्केट में बूम आया था एकदम से। आपको पता होगा रिलायंस के मोबाइल फ़ोन्स आए थे और नोकिया उस टाइम पर बहुत चला था। उस टाइम पर नोकिया बिल्कुल मार्केट में छा गया था, उसके अलावा और कोई नहीं था। उसे बोलते हैं हम ग्रोथ स्टेज। आफ्टर 2003 नोकिया अटेंड ग्रेट ग्रोथ इन इट्स मार्केट। पीपल स्टार्टेड एक्सेप्टिंग इट्स प्रोडक्ट ऑन अ लार्ज स्केल। द कंपनी वॉज मेकिंग एन अटेम्प्ट टू इम्प्रूव इट्स प्रोडक्ट फीचर्स लाइक बेटर डिस्प्ले, गेम्स, कैमरा, म्यूजिक, ergonomic keypads etc. मैनी मोबाइल फ़ोन्स N95, 3310, 3315 आप सबको पता होगा उस टाइम पर मोबाइल फ़ोन कंपनी ने लॉन्च किए थे। और ये ग्रोथ स्टेज थी, मतलब कि उस टाइम पर जो भी परचेज करता था वो जाता था बोलता था भैया हमें नोकिया 3310 चाहिए, नोकिया 3315 चाहिए, मतलब मार्केट में सिर्फ और सिर्फ इसी की ही डिमांड थी। मैच्योरिटी स्टेज, कंपनी वॉज मेकिंग लार्ज प्रॉफिट्स एंड इट्स सेल्स वर अप। तो सेल्स कंपनी की कहाँ बढ़ी है? वो बढ़ती है ग्रोथ स्टेज में। किसी भी कंपनी की जो सेल बढ़ती है वो कहाँ पर बढ़ती है? वो बढ़ती है ग्रोथ स्टेज में। ठीक है, इसके बाद मैच्योरिटी स्टेज आया। 2009 तक क्या हुआ? कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया और खूब बिका। इट हैड अ गुड नेम इन द मोबाइल मार्केट एंड द कस्टमर ट्रस्ट इट्स प्रोडक्ट। 2009 तक इट्स सेल्स वर एट पीक। इसका जो सेल था वो एकदम पीक पर था। नोकिया ने और टच स्क्रीन फ़ोन आपको मालूम होगा उस टाइम पर लॉन्च किए थे, N97, 5233, X2 और मुझे याद नहीं बहुत सारे मॉडल्स आए थे, आपको मालूम होगा। नोकिया ने उस टाइम पर आपके क्या बोलते हैं टच स्क्रीन फ़ोन्स लॉन्च किए थे, तो बहुत लोगों में क्रेज़ था।
आप ध्यान रखिए 1992 में कंपनी आई, प्रोडक्ट उसने लॉन्च किया, उसके बाद 2003 से मार्केट में छा गई, 2009 तक एकदम छाती रही, उसके बाद फाइनली लास्ट में 2011 आया जब मार्केट से इसका नाम धीरे धीरे कम होना शुरू हुआ। क्यों? उस टाइम तक आ चुका था आपका मार्केट में एंड्रॉयड फ़ोन्स, और एंड्रॉयड फ़ोन में बहुत सारी कंपनीज आ गई थी। सैमसंग आ गया था, माइक्रोमैक्स आ गया था, लावा आ गया था, और बहुत सारी कंपनीज आ गई थी जिन्होंने अपना मोबाइल फ़ोन्स एकदम से मतलब कि उन्होंने बेटर प्रोडक्ट्स देना शुरू किया। तब क्या हुआ कि जो नोकिया की सेल थी वो गिरना शुरू हो गई और उसे बोल दिया गया डिक्लाइन स्टेज। 2011 मार्केट जो नोकिया के लिए था वो एक बुरा दौर था। वहाँ से नोकिया के प्रोडक्ट्स की जो डिमांड थी वो कम होना शुरू हो गई, उसकी सेल कम होना शुरू हो गई, और उसके बाद धीरे धीरे आपको पता होगा अलग अलग कंपटीटर्स थे नोकिया के, सैमसंग था, माइक्रोमैक्स था, लावा था, मोटरोला भी था। इन सब ने अपने एंड्रॉयड फ़ोन्स लॉन्च करना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे करते करते नोकिया का जो सेल था, नोकिया का डिमांड था, वो क्या हुआ, डिक्लाइन होने लगा, और यही था हमारा डिक्लाइन स्टेज। तो आपको समझ में आया क्या हुआ? नोकिया फ़ोन आया सबसे पहले, इंट्रोडक्शन स्टेज मतलब प्रोडक्ट लॉन्च किया गया, ग्रोथ स्टेज 2003 के बाद से ज़बरदस्त ग्रोथ हुआ, मतलब लोगों को नोकिया के अलावा और कुछ दिखता ही नहीं था, और उसके बाद मैच्योरिटी स्टेज, एक लेवल तक अच्छा खासा इन्होंने कमा लिया, या हम बोल सकते हैं सैचुरेशन स्टेज। ये लगभग एक ही है, मैच्योरिटी स्टेज या सैचुरेशन स्टेज, कहीं कहीं अलग दे दिया गया है, कहीं कहीं एक ही जगह दिया गया है, तो इसलिए मैंने आपको अलग अलग समझा दिया। लगभग वही है, चाहे मैच्योरिटी स्टेज बोलिए या सैचुरेशन स्टेज। तो 2009 तक कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लिया, और एक तरह से समझ लीजिए कि बिल्कुल पीक पर था, उसका जो प्रॉफिट था एकदम पीक पर था, और बस 2011 से डिक्लाइन होना शुरू हो गया। तो ये होता है पूरा कंपनी, किसी भी प्रोडक्ट का जो अपनी कंपनी लॉन्च करती है प्रोडक्ट, उसका लाइफ साइकिल, इंट्रोडक्शन स्टेज, ग्रोथ स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज और डिक्लाइन स्टेज।